दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संसद में बवाल काटने वाले 14 सांसद किए गए निलंबित, पूरे सत्र से रहेंगे बाहर। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इन सांसदों को संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर बवाल काटने और अमर्यादित व्यवहार करने पर निलंबन झेलना पड़ा है। हंगामा करने और गलत व्यवहार के चलते विपक्ष के 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अब वे सत्र की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा चूक पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कसा शिकंजा। गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने और प्रताप सिन्हा को गिरफ्तार करने की मांग। दरअसल लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है। इस मांग के बीच 14 विपक्षी सदस्यों को गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ने अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। आसन के आदेश की बार बार अवहेलना करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एक प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा गया और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की सुरक्षा का उल्लंघन हाल ही के दिनों में एक बहुत ही गंभीर मामला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संसद में इंडिया गठबंधन के नेताओं के परामर्श से मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे राज्यसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 267 के तहत उठाया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसके अलावा जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर बयान नहीं देते और उसके बाद नियम 267 के तहत चर्चा नहीं होती, तब तक इस मामले को किसी अन्य तरीके से सुलझाने के लिए सदन में कोई अन्य कार्य करने या यहां तक कि किसी बैठक का कोई भी मतलब नहीं है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की एक ये भी मांग है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले व्यक्ति को पास दिलाने के लिए अनुशंसा करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में सुरक्षा में हुई चूक पर बोले पीएम मोदी, राजनीति में ना पड़े, मामले को गंभीरता से लें। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही में 2 युवकों के कूदने और संसद के बाहर हंगामे पर पीएम नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन सुबह मंत्रियों से इस पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस मसले पर होने वाली राजनीति में भी पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मसले को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा तुरंत इस्तीफा दें गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर बड़ी बैठक की। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत बयान दें तथा दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा कराई जाए। साथ ही विपक्षी दलों की यह भी मांग है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले व्यक्ति को पास दिलाने के लिए अनुशंसा करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सांसदों को सदन से निलंबित करने पर कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें निलंबित करना चाहिए था उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। बीजेपी सांसद ने पास जारी किया था। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब देना चाहिए। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे विपक्ष को निलंबित करके उनकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की सरकार पूरे तरीके से विफल है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संसद ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। अगली बड़ी खबर, संसद में सुरक्षा चूक पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, यह गंभीर मामला है, विपक्ष कर रहा राजनीति। दरअसल विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर बयान दें और उसके बाद दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा कराएं। कुछ विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। इस मुद्दे पर मचे घमासान के बीच खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गंभीर मामला है और लोकसभा स्पीकर ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने
कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि चूक हुई है जिसकी वजह से घटना हुई। गृह मंत्रालय ने सीनियर डीजीपी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। मामले में एफआईआर भी हुई है और जांच भी हो रही है। 15 से 20 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज तक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना की जांच करने का काम सौंपा गया है और सुरक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए ये दोनों काम कमेटी को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नए लूप लोह ढूंढते रहते हैं। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। अगली बड़ी खबर, संसद में हुई सुरक्षा के मामले पर 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए संसद के घुसपैठिए। दरअसल सुरक्षा उल्लंघन के बाद संसद से गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने तर्क दिया है कि लोकसभा के अंदर पकड़े गए सागर शर्मा और डी मनोरंजन और संसद के बाहर गिरफ्तार किए गए नीलम देवी और अमोल सिंधे से विस्तार से पूछताछ की जानी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने संसद के भीतर और बाहर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को गुरुवार को यहां की एक विशेष अदालत में पेश किया और इन्हें 15 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। अगली बड़ी खबर, संसद में उत्पात मचाने वालों के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी के सांसद बोले वो देश के युवा हैं, उनके साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं। दरअसल संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा में कार्यवाही के दौरान उत्पात मचाने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही संसद में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक तरफ विपक्षी सांसदों ने एक सुर में घटना से सबक लेते हुए मामले में सख्त एक्शन की मांग की है और कहा है कि इस घटना की जेपीसी जांच होनी चाहिए। तो उधर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू ने इससे उलट बयान दिया है। संसदीय सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर एएनआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि यह जांच का विषय है कि वे लोग अपने साथ धुएं का डिब्बा कैसे लेकर आए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संसद की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि वे आरोपी ऐसे नहीं दिखते कि वे किसी बाहरी एजेंसी से जुड़े हों, वे सिर्फ देश के युवा थे क्योंकि सरकार युवाओं के अधिकारों को दबा रही है। उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए गलत तरीका अपनाया है। सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि उन लड़कों का तरीका जरूर गलत रहा होगा लेकिन मकसद गलत नहीं था। यदि वे हैं, अगर वे किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं पाए जाते हैं तो उनके साथ में इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार वे हमारे देश के नागरिक हैं। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोला। इंदौर में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं करवाने की उठाई मांग। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अब ईवीएम मशीन को लेकर विरोध देखा जा रहा है। ईवीएम मशीन से लोकसभा चुनाव नहीं करने की मांग को लेकर कांग्रेस शहर कमेटी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इंदौर के गीता भवन चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप खड़े होकर कांग्रेस के नेताओं ने एक आवाज में कहा कि ईवीएम मशीन से हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं करवाना चाहते। एक तरफ जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बीजेपी मतदाताओं के साथ में धोखा कर रही है और मतों में हेरफेर करके बीजेपी ने यह सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस आरोप के बाद बीजेपी का पलटवार भी सामने आया था, जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हर बार अपनी हार के पीछे ईवीएम मशीन का रोना रोती है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि वो अब मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है और ना ही उसके पास नेता हैं, ना ही नीति है और ना ही नियत है। इस तरीके की बातों के सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन का विरोध खुलकर शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इंदौर के गीता भवन चौराहे से हुई। गीता भवन चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास में गुरुवार सुबह तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्डा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में सुरजीत चड्डा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर करके बीजेपी ने विधानसभा में जीत हासिल कर ली है, जो मतदाताओं के साथ में बड़ा धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया है और हम इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर करके बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई है, तो वहीं बीजेपी
के नेताओं की तरफ से प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि अगर ऐसा होता तो ना राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती और ना ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनती। ऐसे में बीजेपी कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर कर सकती है। इस चुनाव आयोग की तरफ से भी यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस प्रकार की कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं है कि ईवीएम मशीन में हेरफेर करके उसमें मतों को बढ़ाया या घटाया जा सके। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर में गड़े खजाने की हो रही तलाश, जियो सर्विलांस मशीन से हो रही तलाशी। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के आवास में गड़े हुए खजाने की तलाश है। उनके रांची स्थित बंगले सुशीला निकेतन में जियो सर्विलांस के जरिए इसका पता लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स की एक टीम जियो सर्विलांस की मशीन लेकर उनके आवास पहुंची। कैंपस में लगी लाइट्स को बंद कराकर मशीन से आवास के अंदर बाहर बगीचा, पार्किंग एरिया और सीवरेज पाइप की जांच की गई। आयकर विभाग के अफसरों को संदेह है कि आवास के जमीन के भीतर सोना, हीरा, ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें छिपाकर रखी गई हैं। बुधवार को भी टीम ने सुशीला निकेतन में कोने कोने की जांच मशीन से की। ये पता नहीं चल पाया कि इसका क्या नतीजा निकला है। इस बंगले में चल रही तलाशी के दौरान CISF की भी तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने दे दी मंजूरी तो साधु संतों ने फैसले का किया स्वागत। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसले पर काशी के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का हमेशा से यह मानना रहा है कि यह जमीन आराध्य भगवान श्री कृष्ण की है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संत समिति भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली की मुक्ति के संदर्भ में अदालत का सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम मानती है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ज्ञानवापी की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा और कमीशन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में फैसले का लंबे समय से संतों को इंतजार था। अब ज्ञानवापी की तर्ज पर ही शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर कोर्ट के फैसले पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। दरअसल मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की है। ओवैसी ने कहा कि इस तरीके से मुसलमानों से उनकी गरिमा लूटी जा रही है। एक्स हैंडल पर एक लंबी पोस्ट में ओवैसी ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सालों पहले मथुरा विवाद को अदालत की निगरानी में सुलझा लिया गया था, फिर अब सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है, लेकिन उसके लिए कानून अब कोई मायने नहीं रखता है। मुसलमानों से उनकी गरिमा को लूटना ही अब ये एकमात्र लक्ष्य बन गया है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे RSS की शरारतें बढ़ेंगी। पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ऐसे मुकदमेबाजी पर रोक नहीं लग पाई है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था, फिर भी इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस मामले में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को हटवाकर ही माने बीजेपी के विधायक। नए स्पीकर ने सभी 8 विधायकों को दिलवाई शपथ। दरअसल आखिरकार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में शपथ ग्रहण कर ली। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शपथ ग्रहण की है। तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गद्दाम प्रसाद कुमार को गुरुवार को सर्वसम्मति से तीसरी तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। गद्दाम सभी विधायकों के समर्थन से तेलंगाना विधानसभा के लिए चुने गए पहले दलित स्पीकर हैं। इससे पहले AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के विरोध में सभी 8 भाजपा विधायकों ने 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने राज्यपाल से इसकी शिकायत भी की थी, जिसमें कहा गया था कि ओवैसी की नियुक्ति मानदंडों का उल्लंघन है, क्योंकि विधानसभा में अन्य सदस्य भी उनसे वरिष्ठ थे। हालांकि गुरुवार को प्रसाद कुमार को स्पीकर के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने और बाद में कुर्सी संभालने के बाद ही बीजेपी के सभी विधायकों ने सदन में प्रवेश किया और शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को हटवाकर ही माने हैं।
अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा जोर का झटका। दिल्ली आबकारी नीति मामले में खारिज की पुनर्विचार याचिका। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से उनकी पुनर्विचार याचिका के संबंध में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई भी मामला नहीं बनता है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। वो इस आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। ऐसे में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को आज शपथ दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, प्रहलाद पटेल समेत प्रमुख बीजेपी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना नहीं चाहती पंजाब की कांग्रेस। हाईकमान की मीटिंग में कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, इसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस गठबंधन में चुनाव से पहले गांठ की खबरें अक्सर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पंजाब में कुछ भी सही नहीं चल रहा। आला कमान की लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से किसी भी सूरत में गठबंधन करना नहीं चाहती। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब कांग्रेस ने गठबंधन न करने की वजह भी बता दी है। दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक में पंजाब कांग्रेस नेतृत्व के अलावा वरिष्ठ नेताओं, सांसदों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद पंजाब के नेताओं से राय लेना था कि लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए या ना किया जाए, जिस पर पंजाब कांग्रेस ने प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव में समझौता नहीं करने की बात कहते हुए कहा कि इससे उनको डर है, इससे पार्टी का वोट बैंक खिसक सकता है और चुनाव के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो खिसका हुआ वोट बैंक वापस आ जाएगा। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के अलावा वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आसू भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने साफ इनकार कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, ईडी के 6 समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं हुए हाजिर। अब गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी। दरअसल ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट जारी करने और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजा, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए अब तक हाजिर नहीं हुए हैं। एजेंसी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्प पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन को आखिरी समन बीते 10 दिसंबर को जारी किया था और इस समन पर भी वो नहीं पहुंचे। अब ईडी गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट भी जा सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।